जैसा कि हमने पर्यवेक्षण का अर्थ निरीक्षण से नहीं लिया, दूसरे के कार्यों का सत्ता के सहयोग से निर्देशन करना। निर्देशन का मतलब निरीक्षण नहीं है। निरीक्षण में नकारात्मक परिभाषाएं हैं, नकारात्मक बातें होती हैं। उसमें निर्देशन का मतलब किसी के साथ रहते हुए उनका साथ लग के कार्य करवाना निर्देशन है। उनको तकनीक समझाना, उनके कार्य की प्रकृति समझाना और उसके साथ रहते हुए अपने सामने वो कार्य करवाना, ये पर्यवेक्षण का कार्य है। ये एक सुपरविजन है जिसका उच्च दृष्टि सुपरविजन है। अब हम चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक के प्रकार हमने पूर्व में किए थे। पर्यवेक्षक के कार्य। पर्यवेक्षक के मुख्य कार्य 3 स्वरूप में है। प्रथम, उसमें विशेष कौशल होना चाहिए। पर्यवेक्षक जिस कार्य का पर्यवेक्षण करे उसकी विधि का उसको पूरा ज्ञान हो। द्वितीय, उसमें संस्थानीय ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसको जानना चाहिए कि उस संगठन की सामान्य नीति क्या है, उसका विशेष प्रयोजन क्या है, किस भांति वह सिद्ध हो सकता है। तीसरा, उसकी योग्यता मानव प्रकृति की परख है, यानी सुपरविजन करना। व्यक्ति का व्यवहार कैसे चेंज होता है, जैसे एल्टन मेयो ने परख किया, फोटोन प्रयोग से तय किया, उसी प्रकार सुपरविजन करने वाले को मानव की प्रकृति का परख होना चाहिए। उसमें यह योग्यता होनी चाहिए कि वो मानव की प्रकृति या व्यवहार को समझ सके। उसको ज्ञात होना चाहिए कि कर्मचारियों का मानवीय स्तर क्या है, उनके संगठन का कैसा व्यवहार उचित है। यह पर्यवेक्षण का मानवीय तत्व है जिसका बड़ा महत्व है। श्री एच निसेन ने पर्यवेक्षक के प्रकार के मुख्य 11 कर्तव्य गिनाए हैं। अपने पद के कर्तव्यों तथा दायित्वों को पूरा करना, कार्यों की योजना बनाना, अधीनस्थों में कर्तव्यों का विभाजन करना और प्रत्येक के उक्त कर्तव्य पालन के लिए प्रेरित करना, कार्य प्रणाली तथा विधि विधान में सुधार करना, अपना कौशल और अपनी जानकारी बराबर बढ़ाते रहना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना कि कितना और कैसा काम हुआ है, गलतियों को सुधारना, कार्य की कठिनाई को दूर करना तथा सामान्य अनुशासन भाव को बढ़ाना, संस्था की नीति से कर्मचारियों को अवगत कराना, संस्था की नीति से कर्मचारियों को अवगत कराना और संस्था के संगठन को समझाना और यह बतलाना कि उसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। सहयोगियों के साथ सहकारिता का भाव से व्यवहार करना, वो अधिकारी या पर्यवेक्षक उससे अलग नहीं है, इसलिए ये कर्मचारियों ये भाव नहीं होना चाहिए। सहकारिता का भाव हो, कर्मचारियों की शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनना, उनको दूर करना और उनके साथ लगना, उनके साथ ही यदि इनमें से कोई सुझाव आए तो उनका आदर भाव से विचार करना, क्योंकि नीचे का जो तकनीशियन है वो भी सुझाव दे सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो उसको निरादर न समझकर उनकी जो सुझाव है उसकी तरफ आदर की भावना से देखना चाहिए। उत्तम पर्यवेक्षक के क्या गुण होने चाहिए? J.M. फिफ्नर ने 8 गुण बताए। पहला है, कार्यों के स्वरूप का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक उत्तम पर्यवेक्षक के लिए कार्य के स्वरूप का पूरा ज्ञान, यानी जिस प्रकृति का जिसका सुपरविजन करना है, पहले होमवर्क करके उसकी कार्य का स्वरूप, उसकी प्रकृति के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। व्यक्तिगत योग्यताएं, उस पर्यवेक्षक में व्यक्तिगत योग्यताएं होनी चाहिए कि वह परख सके कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, मानव की प्रकृति की जो परख है उसको होनी चाहिए। अध्यापन क्षमता, जैसा कि निरीक्षण केवल कमियां बताता है, वो निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, किसी विभाग में जब आता है चेक करने तो एक नकारात्मक भावना है कि वो कमी बताएगा, सब ठीक कर लो, किंतु पर्यवेक्षक को अध्यापन क्षमता भी होनी चाहिए। उत्तम जो पर्यवेक्षक है वो है जो अध्यापन क्षमता रखता है, यानी
उनको कमी बताकर उसको पूरा करवाने का, वहाँ खड़े रहकर उनके साथ काम करने का जो जज्बा है, वो अध्यापन क्षमता भी एक अच्छे पर्यवेक्षक में होनी चाहिए। सामान्य अपेक्षा, उत्तम पर्यवेक्षक में एक सामान्य या साधारण अपेक्षा ही रखनी चाहिए। आचार्य व नैतिक विचार, आचरण की दृष्टि से या नैतिक दृष्टि से उसके विचार उत्तम होने चाहिए। वो अधीनस्थों को जिनका सुपरविजन करना है, उनको ये लगना नहीं चाहिए कि अधिकारी या हमारे से ऊपर, उनको अपना सहयोगी या सहकारिता के भाव से काम करने वाला ही लगना चाहिए। उनको डर नहीं लगना चाहिए, उनको साथ लगने, उनसे सीखने का एक ऐसा जिज्ञासा हो, ऐसा आचार्य नैतिक विचार उसका होना चाहिए। साहस और धैर्य, संगठन में काम करते करते कई बार साहस जवाब दे जाता है, धैर्य जवाब दे जाता है। कई बार कोई रिस्क नहीं ले पाते तो साहस नहीं होता कि मैं ये काम कर लूँगा, आई कैन डू इट। जैसा कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने तो उस समय स्थिति दूसरी थी, तो उन्होंने कहा आई कैन डू इट। तो ऐसा साहस, ऐसा रिस्क लेने का कि ये मैं ये काम करवा सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ये साहस होना चाहिए। और फिर बीच में कई बार काम करते करते समय यह आता है कि धैर्य जवाब दे जाता है, पेशेंस खो जाता है कि ये काम होगा कि नहीं, ये लक्ष्य प्राप्त होगा कि नहीं। संगठन में जब हम लक्ष्य के करीब होते हैं तब सांस टूटने लगता है, तो ऐसा धैर्य होना चाहिए। अगला है प्रशासकीय कौशल। संगठन में जब तक प्रशासकीय गुण नहीं होंगे, प्रशासकीय कौशलता नहीं होगी, तो आप 5 आदमियों से काम नहीं करवा सकते। इसलिए प्रशासकीय कौशल होना अति आवश्यक है। अगला है जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमता। खुद भी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। नीचे का जो तकनीकी कर्मचारी है, नीचे का जो अधिकारी कर्मचारी है, उस जिसका आप पर्यवेक्षण कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, उसके पास भी ज्ञान हो सकता है, वो भी कुछ अपने विचार या तकनीक रख सकता है। तो ऐसे जिज्ञासा और बौद्धिक क्षमताएं होनी चाहिए ताकि आप उसको स्पष्ट कर सके, ताकि आप उसको समझा सके कि इस प्रकार भी हो सकता है। तो बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए, समझाने की, जिनका सुपरविजन करना होता है उनको समझाने की एक बौद्धिक क्षमता होती है। एक बौद्धिक, उस विषय को रखकर उसको समझाकर उससे कार्य पूरा करवाने की ऐसी बौद्धिक क्षमता, या उसके मानसिक रूप से प्रभाव पड़े, वो उद्वेलित होकर कार्य में लग जाएं, वो प्रेरित होकर कार्य में लगें, ऐसी बौद्धिक क्षमता वाला पर्यवेक्षक होना चाहिए। कार्य के स्वरूप का तात्पर्य यह है कि जिस कार्य का पर्यवेक्षण किया जाए, पर्यवेक्षक उसकी विधि को अच्छी तरह जानता हो, परंतु कौशल मात्र पर्याप्त नहीं है। जब अन्य व्यक्तिगत गुण हैं तभी कौशल आता है। व्यक्तिगत गुण सहकारिता की भावना, गंभीर शांत स्वभाव, सत्यशीलता, आचार्य और नैतिक विचारों पर्यवेक्षण का साधारण दोषों को दूर करता है। नशा, जुआ, झगड़ा, टंटा, कर्ज, लोलुपता, ये साधारण दोष जिनमें अधिकारी जनता की दृष्टि में गिर जाता है। जिज्ञासा तथा बौद्धिक क्षमता से पर्यवेक्षक सचेत रहता है, तो नए विचारों को ग्रहण करता है और इस प्रकार प्रगतिशील बना रहता है। यानी कई बार ये होता है कि नवाचार जब भी विभाग में आता है, आपने विभागों में सुना होगा जब कंप्यूटर आया तो पुराने आदमी ये क्या है, आज कंप्यूटर कितना साथ दे रहा है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आज हमारा जीवन कितना सरल हो रहा है, या हमें तुरंत उस विभाग की सूचनाएं मिल रही हैं, नहीं तो घंटों फाइलों में लाल फीताशाही के शिकार होकर रेड टेपिज्म के बन जाते थे। कई नौकरशाही की बुराइयां आ गई थी, किंतु इस कंप्यूटर ने, स्पष्ट सूचना के अधिकार ने काफ़ी कुछ सरल और पारदर्शी बना दिया था। संवेदनशील, जवाबदेही और पारदर्शी प्रशासन, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुराने स्लोगन रहे हैं ये। और एक अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेटिव, पहली बार जब सीएम बने तो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पर्यवेक्षक का चयन। पर्यवेक्षक के चयन के संबंध में 2 समस्याएं होती हैं। प्रथम ये, पर्यवेक्षकीय कौशल की तुलना में कार्य संबंधी अनुभव को जितना प्रश्रय दिया जाए, यानी पर्यवेक्षकीय कौशल की तुलना में कार्य के संबंध में जो अनुभव रखने वाला है उसको प्रश्रय दिया जाना चाहिए, ताकि हम अच्छे पर्यवेक्षक का चयन कर सकें।
द्वितीय समस्या यह है कि पर्यवेक्षक को निम्न श्रेणी से ही पदोन्नत किया जाए, उनकी बाहरी रूप से सीधी भर्ती की जाए। एक ये समस्या होती है, पर्यवेक्षक को जो निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको पर्यवेक्षक बनाया जाए या बाहर से सीधी भर्ती की जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि पर्यवेक्षक पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अच्छे पर्यवेक्षक बनाने का प्रयत्न करने की अपेक्षा अच्छे पर्यवेक्षक का चुनाव करना ही उत्तम होगा। यथार्थ में पर्यवेक्षक का गुण स्वाभाविक हो सकते हैं, किंतु प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें विकसित भी किया जा सकता है। हालों के शब्दों में मेरा विश्वास है कि पर्यवेक्षण का कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जा सकते हैं, आवश्यक प्रविधियां सिखाई जा सकती हैं, उनके प्रयोग की विधा को अभ्यास द्वारा स्थायी बनाया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पर्यवेक्षक का कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुण विकसित किए जाने चाहिए, कौशल विकसित किया जाना चाहिए, व्यवहार सीखने का, अध्यापन करने की क्षमता, उसको जिज्ञासा, निम्न अधिकारी या कर्मचारी की सुझावों का आदर करना, विचार करना, आवश्यक प्रविधियां भी सिखाई जाती हैं, उनके प्रयोग की विधा को अभ्यास के द्वारा स्थायी बनाया जा सकता है। इस प्रकार से पर्यवेक्षण एक बहुत अच्छा कार्य है जिसके माध्यम से हम नीचे के अधिकारियों को ठीक प्रकार से काम करना सिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। पर्यवेक्षक का जो चैप्टर है वो पूरा हो।